हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जनसंख्या शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जनसंख्या के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं। आपने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा भी होगा काफ़ी कि बस सारी फुल थी, ट्रेन सारी फुल थी, कितनी भीड़ थी। ठीक है, तो वो सारी जनसंख्या ही है। अब हम जान लेते हैं कि जनसंख्या शिक्षा किसे कहते हैं। यह एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा क्या है? एक शैक्षिक कार्यक्रम है ये। और इसमें हम क्या करते हैं? तो इसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जो जनसंख्या है उसकी जो स्थिति है उसका हम अध्ययन करते हैं कि विश्व में कैसी जनसंख्या है, एक समाज में कैसी जनसंख्या है, इन सभी के बारे में इनका हम अध्ययन करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बच्चों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण एवं व्यवहार का विकास करना है। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा गया है कि बच्चे जो होते हैं उनमें इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाना और व्यवहार का विकास करना कि कैसे वो व्यवहार करते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जनसंख्या शिक्षा में। अब जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि बच्चों को जीवन स्तर को उच्च करने की शिक्षा देना कि कैसे जीवन स्तर को उच्च किया जा सकता है। ठीक है, कैसे ऊपर ले जाया जा सकता है, तो इसकी शिक्षा देना। दूसरा है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में बताना कि जो छोटा परिवार होता है वो हमेशा सुखी होता है, ये चीज़ उन बच्चों को बताना। तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताना कि कैसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, आपको जॉब नहीं मिल रही। आप पैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और इतनी जॉब भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो साल में मुश्किल से 10 से 20 हज़ार क्या नाम है जॉब निकाल रही है। तो जनसंख्या जब बढ़ती है ना तो बहुत लॉस होते हैं। जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना पेट्रोल की खपत होगी, उतनी पानी की खपत होगी, कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो लॉस तो होता ही है हमें। तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना कि जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं उन्हें बताना, ताकि वो क्या करें कि जनसंख्या वृद्धि कैसे रोकी जा सकती है उनके बारे में सोचें। ठीक है, और कैसे जीवन स्तर को ऊंचा ले जाया जा सकता है उसके बारे में सोचें। तो ये थे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। अब तीसरा कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है हमें। तो पहला है आर्थिक विकास के लिए। देखिए, कम जनसंख्या होगी तो आर्थिक जो संसाधन होते हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं, उसकी बर्बादी नहीं होगी। लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो इसकी बर्बादी होती है। तो आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता थी हमें। परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए हमें जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता थी कि एक परिवार में क्या हो रहा है कि 50-50 लोग हो रहे हैं। ठीक है, आप सोचो दिन भर उसमें लड़ाई होती है। ठीक है, काफ़ी कुछ होता है। छोटा परिवार तभी अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें क्या है कि एक परिवार के लोग रह रहे हैं, उसमें ज़्यादा कोई दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन जब बड़ा परिवार हो जाता है तो उसमें लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए भी जनसंख्या शिक्षा की ज़रूरत थी। तीसरा, राष्ट्र की प्रगति के लिए। एक राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें कम से कम जनसंख्या हो, क्योंकि कम जनसंख्या होगी तो आप सभी को शिक्षा दे सकते हैं आराम से। ठीक है, सभी पढ़े लिखे होंगे तो उस राष्ट्र का विकास भी अच्छे से हो सकता है। फोर्थ है कि योजनाओं की सफलता के लिए, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है उनके लिए योजनाएं काफ़ी बनाई जाती हैं और उनकी सफलता की गारंटी भी बहुत कम होती है कि सफल हो जाए। ठीक है, कई योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है लेकिन हर गांव में वो नहीं पहुंच पाती। तो ये भी जनसंख्या शिक्षा की इसलिए भी ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों से सामंजस्य के लिए, कि जो प्राकृतिक संसाधन है मैंने आपको बताया कि मतलब कम है। ठीक है, या कुछ है कि ख़त्म होने पे कगार पे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, किसी ना किसी दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो इनकी खपत भी ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम होगी तो उनकी खपत कम होगी और ज़्यादा समय तक ये चलेंगे। ठीक है, उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। तो कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए जनसंख्या शिक्षा की हमें आवश्यकता होती है और इसका क्या महत्व, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। अब हम कुछ सामाजिक विषमताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ सामाजिक विषमताएं जो समाज में अलग चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी अजीब चीज़ें होती हैं, कह सकते हैं बुरी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें पहला है अलगाववाद, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेपरेशन कहते हैं। ठीक है, अलगाववाद को कहते हैं सेपरेटिज्म। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि अलगाववाद होता क्या है। किसी बड़े समूह से जाति, धर्म, नस्ल, लैंगिक आदि के आधार पर अलग करने की मांग। जो लोग देश के किसी हिस्से से उन्हें अलग करना चाहते हैं, अलगाववादी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई बड़ा समूह होता है, किसी बड़े समूह से आप किसी जाति को, धर्म को, नस्ल को या लैंगिक या किसी और आधार पर अलग करने की मांग करते हैं, तो यही चीज़ अलगाववाद कहलाती है। जो लोग देश के किसी हिस्से से उन्हें अलग करना चाहते हैं वो अलगाववादी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है कि पाकिस्तान जब अलग हुआ, या कह सकते हैं कि कुछ हिस्से होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के, इन्हें अलग देश कर दिया जाए, इन्हें अलग हटा दिया जाए इंडिया से। ठीक है, दूर कर दिया जाए, तो वो लोग अलगाववादी कहलाते हैं। और ठीक है, और अलग करना क्या कहलाता है, तो अलगाववाद कहलाता है। अलगाववाद में कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे धर्म के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अलगाववाद क्या होता है, सेपरेटिज्म क्या होता है। अब सेकंड है आपका जो विषमता है समाज की, वो है जातिवाद, जिसे हम लोग कास्टिज्म कहते हैं। ये तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे जातिवाद क्या है। 2019 में से क्वेश्चन भी आया है, तो इम्पोर्टेंट है। जातिवाद एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के हितों का ख्याल न करके केवल अपनी ही जाति के उत्थान की बात करते हैं और अपनी ही जाति की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। आपने कई चीज़ें ये देखी होंगी, फेसबुक आप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, आप देखते होंगे कि कई खिलाड़ी अच्छा करते हैं गेम्स में, लेकिन होता क्या है कि कुछ खास जाति वाले उन्हें अपनी जाति का बता के उसका प्रमोशन करते हैं कि हाँ ये मेरी कास्ट के हैं इसलिए इतना अच्छा है, दूसरों की इतनी तारीफ नहीं करते। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि वो आपके देश के लिए खेल रहे हैं, आपकी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें कास्ट के आधार पर बांट देना चाहिए। और ये काफ़ी होता है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप उन्हें अपनी कास्ट का पता कि नहीं मेरी कास्ट का इसलिए अच्छा खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो यही कहलाता है जातिवाद की, जाति के आधार पर आप भेदभाव करते हैं, ठीक है, दूसरों को अलग बताते हैं, नीचा दिखाते हैं, खुद को ऊपर दिखाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब जो तीसरी सामाजिक विषमता है वो है भाषावाद, जैसे हम लोग लिंग्विज्म कहते हैं। किसी समाज में व्यक्तियों द्वारा अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हुए अन्य भाषाओं को निम्न समझना ही भाषावाद कहलाता है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। होता क्या है, जब हम एक भाषा बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो हिंदी वाले लोग हैं उन्हें तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और बाकी जो अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के लोग, उन्हें हम नीचा मानते हैं। तो जब हम इस आधार पर भेदभाव करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है भाषावाद, ठीक है। जैसे हम लोग साउथ में जाते हैं तो वो तमिल को कहते हैं कि नहीं तमिल वाले हैं वो सबसे ऊपर हैं, हिंदी वालों को वो पसंद नहीं करते, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, तो भाषावाद कहलाती है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब फोर्थ जो सामाजिक विषमता है वो है सांप्रदायिकता, जिसे हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। वह भाव जो धर्म या संस्कृति के भिन्न होने के कारण एक दूसरे को अलग करने, अलग रहने या एक दूसरे का विरोध करने की प्रेरणा देता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो आप अच्छे से इस शब्द को काफ़ी सुने होंगे, सांप्रदायिक क्या होता है, कि जो धर्म के आधार पर हम भेदभाव करते हैं या संस्कृति के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अलग दिखाते हैं, तो यही चीज़ कहलाती है सांप्रदायिकता। जैसे हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू धर्म को अलग बताना या मुस्लिम धर्म को अलग बताना, ठीक है, एक दूसरे से भेदभाव करना उसके आधार पर, तो ये सांप्रदायिकता कहलाती है। तो समझ गए होंगे कि वह भाव जो धर्म या संस्कृति के भिन्न होने के कारण, कि उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, इसके कारण एक दूसरे को अलग रहने या एक दूसरे का विरोध करने की प्रेरणा देता है, वो क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है। अब फिफ्थ क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द। ये देख लेते हैं क्या होता है। तो सभी धर्मों जाति का आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रहना ही सांप्रदायिक सौहार्द कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि सांप्रदायिक सौहार्द क्या कहलाता है, कि जब सभी धर्म सभी जातियाँ आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रूप से रह रही होती हैं, तो ये कहलाता है सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ठीक है। तो जो भी सामाजिक विषमताएं थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पर्यावरण प्रदूषण क्या है वो देख लेते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो परि मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण मतलब होता है ढका हुआ, मतलब चारों तरफ से ढका हुआ क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है। मतलब जो आवरण पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण कहलाता है। अब प्रदूषण किसे कहते हैं, तो दूषक पदार्थ से सामाजिक संतुलन में दोष पैदा होना प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जो दूषक पदार्थ होते हैं जो दूषित करते हैं चीज़ों को, अगर वो प्राकृतिक चीज़ों में मिलते हैं, ठीक है, उनमें दोष उत्पन्न करते हैं, तो यही चीज़ प्रदूषण कहलाती है। और पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में अवांछित पदार्थ, दूषक या विषैले पदार्थों के मिलने से पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जब पर्यावरण में जब जो दूषित पदार्थ हैं या अवांछित पदार्थ हैं ये मिलते हैं और पर्यावरण को दूषित करते हैं या विषैले पदार्थों से पर्यावरण दूषित होता है, तो यही कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। अब हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और लास्ट है आपका मृदा प्रदूषण, ठीक है। ये चार तरीके से जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। वायु प्रदूषण का अर्थ है वायु में धूल धुआं गैसों के मिलने के कारण वायु का दूषित होना, ठीक है। जब हमारी वायु में धूल है, धुआं है या जो गैसें हैं वो मिलती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो वायु हमारी दूषित होती है इसी को हम कहते हैं वायु प्रदूषण। सेकंड है हमारा जल प्रदूषण, 2016 और 19 में पूछा जा चुका है। तो पानी में अवांछित पदार्थ या घातक तत्वों की उपस्थिति के कारण पानी का दूषित होना, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जल प्रदूषण। थर्ड है आपका ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक तीव्र या असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसमें सर्वेंद्रियां प्रभावित होती हैं, मतलब जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं ध्वनि प्रदूषण में। और फोर्थ है आपका मृदा प्रदूषण, मृदा में अनुपयोगी पदार्थों को फेंकना जिससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के प्रदूषण है। आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो विकासशील की श्रेणी में आता है और हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं,
ठीक है, जैसे जैसे हम उन्नति करते हैं, आपको पता है इंडस्ट्रीज़ लगती जाती हैं, कई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। अब वो क्या करती हैं, इंडस्ट्री से आपको पता है कि धूल धुआं ये निकलता रहता है, चिमनियों से निकलता रहता है, ठीक है। भट्टे वगैरह आपने देखे होंगे ईंटों के, उनसे निकलता रहता है धुआं। तो ये क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। दूसरा क्या होता है कि कई सारी गंदगी वगैरह होती है, वो हम क्या करते हैं, नाले या सीवर के माध्यम से हम क्या करते हैं, नदियों में पहुंचा देते हैं। तो नदियों में जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं, जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो जल प्रदूषण भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या लोग बढ़ रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, हॉर्न वो बजाते हैं, तो हॉर्न से क्या होता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो बढ़ता है, ठीक है। मृदा प्रदूषण क्या है कि कई चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी मात्रा में करते हैं, खाते हैं पीते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं। तो जब मिट्टी के अंदर वो जाती है तो इससे क्या होता है कि जो वर्षा का जो जल होता है वो भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, तो जल की भी कमी हो जाती है पृथ्वी में। और क्या है कि मृदा प्रदूषण भी बढ़ता जाता है, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है कितनी हानिकारक है। तो ये चीज़ें हैं, प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब हम जान लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, कि क्यों पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की ज़रूरत है हमें। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के उद्देश्यों मूल्यों को पहचानने में मदद करती है, जिससे मानव एवं प्रकृति के बीच अटूट संबंध स्थापित हो, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा में हमें क्या चीज़ मिलती है देखने को, तो पर्यावरण जो शिक्षा है उसमें क्या मिलता है, तो पर्यावरण के उद्देश्यों मूल्यों को पहचानने में मदद मिलती है, ठीक है। जो पर्यावरण शिक्षा हम क्यों लेते हैं, ताकि पर्यावरण के जो उद्देश्य हैं उसके जो मूल हैं उसे पहचान सकें, जिससे मानव एवं प्रकृति के बीच में अटूट संबंध स्थापित हो सके। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए, कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। इसके लिए हमें निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। पहला क्या है कि नवीन वृक्ष लगाना, कि नए नए पौधे लगवाना। जो बच्चे होते हैं छोटे, आपको पता कि कई बार स्कूलों में पौधे लगवाए जाते हैं उनसे, या कह सकते हैं कई कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं जब वृक्षारोपण कराया जाता है बड़े लेवल पर। दूसरा कि कुएं, तालाब, नदी में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं फेंकना, कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कुएं में झांक रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ भी खाया पिया कुएं में डाल दिया, या तालाब में फेंक दिया, या नदियों में फेंक दिया। तो ऐसा नहीं करना, ये चीज़ें उन्हें सिखानी है। तीसरा है कि प्रदूषण से होने वाले रोगों का ज्ञान कराना, कि कैसे जब कोई भी चीज़ प्रदूषित होती है तो उससे क्या क्या चीज़ें रोग लगते हैं। जैसे जल जब प्रदूषित होता है तो कई सारे रोग लग जाते हैं हमें, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। फोर्थ पॉइंट है चिमनियों का प्रयोग करना, कि हमें चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कई अवांछित चीज़ें होती हैं जो वायु में जाने से रुक जाती हैं, ठीक है, चिमनियाँ उन्हें रोक लेती हैं। फोर्थ है कि घर में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना, ठीक है, कि घर जो है हमारा उसमें हमें स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे हम लोग सीएनजी का यूज़ करते हैं, एलपीजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें लकड़ियों का यूज़ नहीं करना, या ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षा को प्रारंभिक स्तर से प्रदान करना, कि क्या जो प्रारंभिक स्तर है हमारा वहाँ से हमें पर्यावरण शिक्षा देनी है बच्चों को। छोटे से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो वो चीज़ें अच्छे से समझेंगे और बड़े तक कई चीज़ें कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पर्यावरण शिक्षा क्यों हमें ज़रूरी है, हमने ये पॉइंट्स याद कर लिए, ठीक है, पढ़ लिए, इन्हें अच्छे से लिख लेना। अगर एग्जाम में आता है कि पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण शिक्षा में क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें देनी चाहिए, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। तो आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप सब कुछ भूल के डीएलएड की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, पैट वगैरह को भूल जाइए और इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास में है, ठीक है। तो सबको रिवीजन भी आपको करना है, तो धीरे धीरे करके सभी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।